Hello everyone, I am Vandana Soni. Today I will teach you accountancy chapter 2, that is fundamental of partnership. Okay. Now let's start with the definition of partnership. That is, partnership is the relationship between person who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any one of them acting for all. It means पार्टनरशिप का जो रिलेशन है जब बनता है जब दो या दो से ज़्यादा लोग अपने प्रॉफिट और लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करने और उनके बीच एक एग्रीमेंट होता है, तभी क्या होती है, पार्टनरशिप फॉर्म होती है। एंड कैरिड ऑन बाय ऑल मतलब उस पार्टनरशिप को जितने पार्टनर्स हैं वो भी कैरी कर सकते हैं, मतलब ऑल पार्टनर्स एक्टिंग पार्टनर्स हो सकते हैं या फिर उन सभी पार्टनर्स में से कोई एक पार्टनर भी एक्टिंग पार्टनर बन सकता है। एक्टिंग पार्टनर मीन्स होता है जो मैनेजमेंट की एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है एंड द रेस्ट ऑफ द पार्टनर स्लीपिंग पार्टनर्स होते हैं। फिर दैट इज द डेफिनेशन। नाउ पार्टनरशिप इज डिफाइंड बाय द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4। जो हमारी इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है उसका सेशन है 1932। नाउ द पर्सन हु हैव एंटर्ड इनटू अ पार्टनरशिप विथ वन अनदर इंडिविजुअली आर कॉल्ड पार्टनर्स। जो भी मेंबर, जो भी इंडिविजुअल पर्सन जब दो या दो से ज़्यादा लोग मिलकर एक पार्टनरशिप फर्म को बनाते हैं तो जब वो एक इंडिविजुअल पर्सन जो होता है वो पार्टनर होता है, उसे हम बोलते हैं पार्टनर। एंड कलेक्टिवली अ फर्म, जब हम उन इंडिविजुअल पार्टनर्स को मिक्स करते हैं तो वो क्या बनता है, मिलकर एक फर्म बनती है। नाउ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के कैरेक्टरिस्टिक फर्स्ट होता है टू और मोर पार्टनर, मतलब पार्टनरशिप को फॉर्म करने के लिए मिनिमम 2 मेंबर्स रिक्वायर्ड होते हैं, मतलब 2 और मोर पर्सन। जब 2 या 2 से ज़्यादा लोग मिलकर एक फर्म को बनाते हैं और वो अपना बिजनेस करते हैं, दैट इज कॉल्ड अ पार्टनरशिप। अब इसमें कुछ एग्जम्पशन भी है कि भाई कुछ लोग इसमें पार्टनर नहीं हो सकते, तो कौन कौन नहीं हो सकते, दैट इज अ माइनर। ठीक है, माइनर मीन्स जो जिनकी एज 18 ईयर से कम होती है वो एक फर्म का पार्टनर नहीं बन सकता है। नेक्स्ट इज अ पर्सन हु अनसाउंड माइंड। अनसाउंड माइंड मीन्स जिसका मेंटल लेवल करेक्ट ना हो, ठीक ना हो, अब वो अनसाउंड माइंड पर्सन भी एक पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर नहीं बन सकता है। एंड द डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, जिसे लॉ में, हमारे कानून में डिस्क्वालीफाई कर दिया गया हो, मतलब उसने कोई क्राइम किया हो, है ना, कुछ ऐसा काम किया हो जो हमारे लॉ के अगेंस्ट हो और उसे लॉ ने डिस्क्वालीफाई कर दिया हो, तो वो मेंबर भी हमारे पार्टनरशिप का मेंबर मतलब पार्टनर नहीं बन सकता है। नाउ द सेकेंड इज अ एग्रीमेंट। एग्रीमेंट क्या होता है, एग्रीमेंट जब 2 या 2 से ज़्यादा लोग किसी फर्म को चलाते हैं या बिजनेस करते हैं तो उनके बीच में एक एग्रीमेंट होना ज़रूरी होता है। अगर एग्रीमेंट नहीं होता है तो उन पार्टनर्स के बीच क्या हो सकता है, कोई डिस्प्यूट्स हो सकते हैं, तो उस डिस्प्यूट्स ना हो, अगर हो तो उन्हें किस तरीके से सॉल्व किया जाए, हम इसके लिए क्या करते हैं, उनके बीच एक एग्रीमेंट बनाते हैं। वो एग्रीमेंट कैसा हो सकता है, वो एग्रीमेंट रिटन भी हो सकता है और ओरल भी हो सकता है, दोनों ही फॉर्म में वो एग्रीमेंट पॉसिबल होता है। बट बेस्ट क्या होता है, एक रिटन डॉक्यूमेंट होना चाहिए। जब रिटन डॉक्यूमेंट्स होता है हमारे पास रिटन फॉर्म में होता है, अकॉर्डिंग टू लॉ होता है, तो हम उसका यूज़ इजीली अपने फ्यूचर में पार्टनर्स अपने बेनिफिशियरी के यूज़ में के बिहाफ पर कर सकते हैं। ठीक है, ये जब हम एक रिटन डॉक्यूमेंट्स या रिटन एग्रीमेंट जब बनाते हैं तो हम उस एग्रीमेंट को क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। ठीक है, ये डीड क्या होती है, ये डीड एक पार्टनर्स अपने एग्रीमेंट से अपने जो भी रूल्स रेगुलेशंस जो भी वो चाहते हैं वो इस डीड में बनाते हैं और इस डीड का यूज़ ये अपने होल लाइफ ऑफ द पार्टनरशिप में करते हैं। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इज अ
लॉफुल बिजनेस, ये बिजनेस कैसा होता है, लॉफुल होता है, मतलब हम इसे एक मतलब जितने भी रूल्स रेगुलेशन हमें इंडियन पार्टनरशिप एक्ट देता है, मतलब वो अपने जो लॉ लिखता है, जो कानून बनाता है, हम उसी बिहाफ पर अपने बिजनेस को करते हैं। नेक्स्ट है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। प्रॉफिट शेयरिंग कैसे होता है, प्रॉफिट शेयरिंग कैसे होगा, जब हम एग्रीमेंट बनाते हैं, मतलब पार्टनरशिप डीड जब बनाते हैं उसी समय हम डिसाइड कर लेते हैं कि कौन पार्टनर कितना प्रॉफिट शेयर करेगा या कितना लॉस बियर करेगा। तो ये जो जितना प्रॉफिट का रेशो होता है उतना ही लॉस बियर करने के लिए भी रेशो होता है। तो प्रॉफिट और लॉस दोनों को शेयर करने के लिए ये पहले ही क्या करते हैं, पार्टनर्स अपने रेशो को डिसाइड कर लेते हैं। नेक्स्ट इज अ बिजनेस कैन बी कैरिड बाय ऑल और एनी वन ऑफ द पार्टनर एक्टिंग फॉर ऑल। ये हमने डेफिनेशन में भी पढ़ा था कि पार्टनरशिप जो है कैरी जो है उसे, जिसका जो मैनेजमेंट है, ट्रेडिंग है या हम बिजनेस में जितनी भी एक्टिविटी होती है वो सभी पार्टनर चला सकते हैं। कब जितने भी पार्टनर्स हैं, 2 हैं 4 हैं, वो सारे पार्टनर्स अपने बिजनेस की एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो सकते हैं। अगर उनके बीच एग्रीमेंट होता है कि वो सारे पार्टनर्स इन्वॉल्व नहीं होंगे, उनमें से कोई एक पार्टनर ही इन्वॉल्व होगा, तो ये भी पॉसिबल है। पार्टनरशिप में एक पार्टनर भी एक्टिंग पार्टनर बन सकता है एंड द रेस्ट ऑफ द पार्टनर विल बी अ स्लीपिंग पार्टनर। ओके, दैट्स ऑल आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टनरशिप। नाउ वी गो टू द राइट्स ऑफ पार्टनर्स। पार्टनर्स के क्या क्या राइट होते हैं, ठीक है। फर्स्ट होता है पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट। पार्टनर जो पार्टनरशिप के जितने भी पार्टनर्स होते हैं, इनमें जितने भी मेंबर होते हैं वो सभी क्या कर सकते हैं, मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये उनका राइट है, वो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं। बट अगर वो चाहें तो वो उसको स्किप कर सकते हैं, ये उनका चॉइस है। कंसल्टेड अबाउट द अफेयर्स ऑफ द बिजनेस। बिजनेस में जितने भी अफेयर्स होते हैं, जो भी मामले हैं भैया, जो भी जिससे भी रिलेटेड काम हो रहा है, वो सभी में क्या कर सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं। या वो अपना कोई ओपिनियन देना चाहें या वो उस बिजनेस से जो भी कंसल्टेशन चाहते हैं वो अपने बिजनेस को कर सकते हैं। इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। जब हम बिजनेस कर रहे हैं तो हम बिजनेस में क्या बनाते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाते हैं। हम अकाउंटेंसी पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली वो क्या करते हैं, पार्टनरशिप में एक बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करते हैं। तो हर एक पार्टनर का राइट होता है कि वो क्या कर सकता है, अपनी फर्म के जितने भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वो उठाकर चेक कर सकता है, उन्हें देख सकता है, वो उनके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन चाहे वो फर्म से ले सकता है। Now next the share profit and losses in the agreed ratio. एग्रीड रेशो मतलब जब हम पार्टनरशिप डीड बनाते हैं, इट मीन्स एग्रीमेंट जब बनाते हैं तो एट द टाइम ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एग्रीमेंट तभी हम क्या करते हैं, अपना प्रॉफिट और लॉस का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो पहले ही डिसाइड कर लेते हैं। तो ये भी उसका राइट होता है कि जितना प्रॉफिट रेशो उसका डिसाइड हुआ है उतना उसे लेने का राइट है, वो उतना % अपना प्रॉफिट का बिजनेस से ले सकता है। और अगर बिजनेस लॉस में जा रहा है तो ये भी उसका राइट है कि उतना ही % उसे अब लॉस भी बियर करना पड़ेगा। नेक्स्ट द रिसीव इंटरेस्ट। अगर इन केस अगर कोई भी पार्टनर, कोई एनी पार्टनर ऑफ द पार्टनरशिप वो अगर क्या लेता है, बिजनेस से लोन लेता है, तो ये उसका राइट है कि उसे क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट बिजनेस को देना पड़ेगा। अगर वो खुद लेता है लोन तो उसे फर्म को बिजनेस इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और राइट होता है इन केस ऑफ इमरजेंसी, है ना। इमरजेंसी के केस में अगर कोई क्या होती है, इमरजेंसी आ जाती है, इमरजेंसी के टाइम में अगर पार्टनर ऐसी सिचुएशन में खड़ा है कि जहां उसे क्या करना है, एक जजमेंट करना है या कोई उसे डिसीजन लेना है, तो वो कंपनी के बिहाफ पर वो उस सिचुएशन में डिसीजन ले सकता है। और अगर उस डिसीजन को लेने में कोई भी एनी टाइप ऑफ एक्सपेंसेस होता है तो वो कंपनी के बिहाफ पर वो एक्सपेंसेस करता है। और आफ्टर कंप्लीटिंग द प्रोसेस, जो भी उसने प्रोसेस किया है उसके बाद वो कंपनी से वो एक्सपेंसेस को इंडेमनीफाई कर सकता है, वो कंपनी से ले सकता है। तो ये भी उसका एक राइट होता है। एंड द एडमिशन एंड रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर, एडमिशन और रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर, ठीक है। अब
ऑलरेडी अगर फॉर एग्जांपल एक फर्म में 4 पार्टनर्स हैं, अगर ये लोग एक और पार्टनर को एडमिशन चाहते हैं, एडमिशन मीन्स कोई एक नया पार्टनर और एडमिट करना चाहते हैं, तो जब तक ऑलरेडी जितने भी एग्जिस्टिंग पार्टनर हैं, जब तक उनका एग्रीमेंट नहीं होगा, जब तक वो लोग एग्री नहीं होंगे, जब तक हम किसी न्यू पार्टनर को एडमिट नहीं कर सकते हैं। मतलब पार्टनर का राइट है, जब तक रिमेनिंग पार्टनर्स या एग्जिस्टिंग पार्टनर एग्रीड नहीं है तब तक हम नए पार्टनर को एडमिट नहीं कर सकते। तो ये भी हमारा राइट है। अगर अब दूसरी तरफ देखते हैं रिटायरमेंट, तो ये पार्टनर का राइट है कि भैया वो उसे ये पार्टनरशिप नहीं जम रही है, वो चाहता है कि ये पार्टनरशिप छोड़ना चाहता है, तो वो इस पार्टनरशिप से रिटायरमेंट ले सकता है, बट उसे 1 मंथ प्रायर नोटिस देना होगा। आफ्टर गिविंग नोटिस देने के बाद आफ्टर 1 मंथ ही कैन लीव द पार्टनरशिप। ओके, नाउ अब हम देखते हैं पार्टनरशिप डीड। अब पार्टनरशिप डीड क्या होती है? पार्टनरशिप डीड अभी डिस्कस किया हमने कि पार्टनरशिप वो होती है जो पार्टनर्स के बीच एक एग्रीमेंट होता है। वो पार्टनर के बीच जो एग्रीमेंट हो रहा है, उस एग्रीमेंट के लिए हम क्या करते हैं, जब उस एग्रीमेंट को हम रिटन फॉर्म में लिखते हैं तो उसको रिटन फॉर्म में लिखने को ही हम क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। पार्टनरशिप डीड, ओके, दैट इज अ रिटन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स। ठीक है, पार्टनर्स के बीच एक जब रिटन एग्रीमेंट होता है तो हम उसको बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। अब पार्टनरशिप डीड में कुछ क्लॉजेस होते हैं ना। पार्टनरशिप डीड में होता है कि भाई कुछ रूल्स और रेगुलेशंस लिखे होते हैं, तो इसमें कुछ क्लॉजेस दिए हुए हैं ऑलरेडी के क्या क्या होना चाहिए। तो फर्स्ट होता है डिस्क्रिप्शन ऑफ द पार्टनर। डिस्क्रिप्शन ऑफ द पार्टनर्स। डिस्क्रिप्शन ऑफ द पार्टनर्स, जितने पार्टनर हैं उस फर्म में उन सभी के बारे में डिस्क्रिप्शन होगा। मतलब उन पार्टनर्स का नेम एंड एड्रेस, व्हाटएवर उनके बारे में जो भी पर्सनल डिटेल्स होती है। पहला क्लॉज है कि हम उन पार्टनर्स का क्या लिखते हैं, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिखते हैं। नाउ द सेकेंड इज डिस्क्रिप्शन ऑफ द फर्म। अब हम फर्म का डिस्क्रिप्शन लिखेंगे कि भाई फर्म का क्या नेम है, फर्म का क्या एड्रेस होगा। तो फर्म के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो हम इस क्लॉज में लिखेंगे। नाउ द नेक्स्ट इज अ प्लेस ऑफ बिजनेस। प्लेस ऑफ बिजनेस, कि हम बिजनेस का प्लेस क्या होगा, किस प्लेस पर, किस लोकेशन पर हम बिजनेस करेंगे, उसका क्या एड्रेस होगा, वॉट एवर इट्स रिलेटेड टू द प्लेस, ऑल इंफॉर्मेशन गिवन इन दिस क्लॉज। नेक्स्ट इज अ नेचर ऑफ बिजनेस। नेचर ऑफ बिजनेस, नेचर ऑफ बिजनेस मीन्स हम किसका बिजनेस करेंगे, किस चीज का बिजनेस करेंगे, कपड़े बनाएंगे, कैलकुलेटर बनाएंगे, बोर्ड्स बनाएंगे, व्हाटएवर जिस भी चीज का आप बिजनेस कर रहे हैं, मतलब इट्स अ नेचर ऑफ बिजनेस। ठीक है, तो ये आ गया हमारा इस क्लॉज में। नेक्स्ट आएगा कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन। कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन, कैपिटल कंट्रीब्यूशन मीन्स कि जो जितने मेंबर्स उस मिलकर उस पार्टनरशिप को बनाएंगे वो हर एक मेंबर कितना कैपिटल लेकर आएगा। कैपिटल मतलब वो उस पार्टनरशिप को स्टार्ट करने के लिए कितना पैसा अपने साथ उस पार्टनरशिप में लेकर आएगा, दैट इज अ कैपिटल कंट्रीब्यूशन। नेक्स्ट इज अ कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप। कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप मीन्स कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप, जब हम पार्टनरशिप को रजिस्टर ऑफिस में रजिस्टर्ड कराते हैं तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में भी टाइम लगता है। उस एक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बाद रजिस्टर ऑफिस हमें एक पर्टिकुलर डेट या पर्टिकुलर टाइम देता है कि उस टाइम में हमें एक सर्टिफिकेट मिलता है। उस ओरिजिन सर्टिफिकेट के बाद ही हम अपने बिजनेस की क्या कर सकते हैं, शुरुआत कर सकते हैं। तो वो होता है कमेंसमेंट, जो डेट होती है वो डेट हमारी कब होगी, हमने किस दिन से पार्टनरशिप को स्टार्ट किया है, तो दैट इज अ कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप। नेक्स्ट इज अ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अब जितने भी पार्टनर्स
अपना जो कैपिटल है अपने बिजनेस में लेकर आएंगे, उस कैपिटल पे हम क्या उस पर इंटरेस्ट देंगे पार्टनर्स को, क्योंकि पार्टनर बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर डिफरेंट एंटिटी है ना। हमने 11th क्लास में ये सब पढ़ा है कि बोथ आर सेपरेट लीगल एंटिटी होता है। हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंटिंग करते हैं और बिजनेसमैन का एग्जिस्टेंस डिफरेंट होता है। तो ऐसे ही पार्टनर जो है वो अपनी कैपिटल अपने पार्टनरशिप को दे रहा है, तो हम अपने एग्रीमेंट में पहले ही बना लेंगे कि हम उस कैपिटल पर उस पार्टनर को इंटरेस्ट देंगे या नहीं देंगे। नेक्स्ट होता है हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मीन्स हो गया कि ड्राइंग मीन्स होता है, यू नो वेरी वेल, जब हम अपने बिजनेस से जब पर्सनल यूज़ के लिए कुछ पैसा निकालते हैं तो दैट इज़ अ ड्राइंग। तो इन केस अगर कोई पार्टनर अपने पर्सनल यूज़ के लिए कुछ पैसे निकालता है या गुड्स निकालता है तो उस ड्राइंग पर हम उससे इंटरेस्ट लेंगे या नहीं लेंगे, तो हम पहले ही इस क्लॉज में उसे मेंशन कर देंगे। नेक्स्ट है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, हम गुडविल का वैल्यूएशन कब करेंगे? हमें पता है हम गुडविल का वैल्यूएशन कब करेंगे, जब कोई चेंजेस होते हैं हमारे पार्टनरशिप में। जब भी कोई चेंजेस होगा, मतलब एडमिशन ऑफ पार्टनर, कोई नया पार्टनर आएगा, रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर, जब कोई पार्टनर हमारी फर्म को छोड़कर जाएगा, डेथ ऑफ द पार्टनर, अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, या फिर डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, या फर्म को हम बंद कर रहे होते, इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज अ प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो मीन्स जो जिस रेशो में हम क्या करेंगे, पार्टनर्स जो हैं अपने प्रॉफिट या लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो दैट इज अ प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। हम इस रेशो को पहले ही एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट हम क्या करेंगे, इस रेशो को पहले ही पार्टनरशिप डीड के क्लॉज में डाल देंगे। नाउ द नेक्स्ट इज इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर कोई पार्टनर फर्म से क्या करता है, लोन लेता है, ठीक है ना, तो हम पहले ही मेंशन करेंगे कि हम उस पर इंटरेस्ट लगाएंगे या नहीं लगाएंगे। अगर मेंशन नहीं करते हैं तो अगर आपने मेंशन नहीं करा है तो डिफ़ॉल्टर एक दिया हुआ है कि आप उस पर 6% इंटरेस्ट अप्लाई कर सकते हैं, ये डिफ़ॉल्टर है, ठीक है। अगर आपने खुद डिसाइड किया है कि आपने पार्टनरशिप डीड बनाई है तो आप खुद उसका इंटरेस्ट रेट डिसाइड कर सकते हैं, बट इन द एब्सेंस ऑफ दिस रेट यू कैन यूज, या एक डिफ़ॉल्टर रेट दी हुई है दैट इज अ 6%। नाउ द नेक्स्ट इज रेम्यूनरेशन टू पार्टनर। रेम्यूनरेशन मीन्स एक्स्ट्रा मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अलावा, प्रॉफिट शेयरिंग जो रेशो होगा उसके अलावा भी आप पार्टनर को कोई एनी टाइप ऑफ रेम्यूनरेशन या कमीशन या इंटरेस्ट व्हाटएवर, रेम्यूनरेशन या फिर कमीशन या फिर एनी टाइप ऑफ इंटरेस्ट, इस टाइप का कुछ एक्स्ट्रा देंगे या नहीं देंगे। देंगे तो कितना % देंगे, और नहीं देंगे तो इस क्लॉज में आप मेंशन कर देंगे कि आप किसी भी पार्टनर को इस टाइप का कुछ भी एक्स्ट्रा पे नहीं करेंगे। इनमें सैलरी भी हो सकती है कि एक्स्ट्रा कोई सैलरी भी हम उसे मेंशन कर सकते हैं। नाउ द सेटलमेंट ऑफ अकाउंट। सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स, अकाउंट का सेटलमेंट हम कब करते हैं, जब कोई पार्टनर आता है, जब न्यू पार्टनर एडमिट होता है तो रिमेनिंग पार्टनर ऑलरेडी जितना भी हमारा सब चल रहा है हम उसको क्या करते हैं, सेटल करते हो, फिर नए पार्टनर के साथ सब कुछ नया स्टार्ट करते हैं। वैसे ही रिटायरमेंट में जब पार्टनर रिटायर होता है उस कंडीशन में भी हम अकाउंट्स को सेटल करते हैं, या फिर डिसॉल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप, मतलब पार्टनरशिप को डिसॉल्व करना है, ख़त्म करना, उस केस में भी हम कर सकते हैं। नेक्स्ट इज अ अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग पीरियड क्या होता है, अकाउंटिंग पीरियड हमें पता है 12 मंथ्स होता है, ठीक है। 12 मंथ्स में आपने फाइनेंशियल ईयर पढ़ा हुआ है, फाइनेंशियल ईयर होता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च,
ठीक है, ये फाइनेंशियल ईयर है, यही हम किस में यूज़ करते हैं, अकाउंटिंग पीरियड है, हम इसी को अपने फर्म में भी अकाउंटिंग में यूज़ करते हैं। राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ पार्टनर, राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ पार्टनर, पार्टनर्स के क्या क्या राइट्स होंगे, उनके क्या क्या ड्यूटीज़ होगी। अगर 4 पार्टनर है तो वो चारों पार्टनर अपनी ड्यूटीज़ को अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं, वो सारी ड्यूटी हम इस क्लॉज में मेंशन करेंगे कि किस पार्टनर का कितना राइट होगा और उसकी कितनी ड्यूटी होगी। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन सभी का सेम हो, अगर कैपिटल कंट्रीब्यूशन सेम होगा तो सभी के राइट्स एंड ड्यूटीज़ भी सेम होगी, अगर कैपिटल कंट्रीब्यूशन डिफरेंट है तो सभी के राइट्स एंड ड्यूटीज़ भी डिफरेंट हो सकती है। बट अगर किसी का कैपिटल कंट्रीब्यूशन कम है बट वो मैनेजमेंट की एक्टिविटी में ज़्यादा इन्वॉल्व है तो उस केस में भी उसके राइट एंड ड्यूटीज़ ज़्यादा हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट होता है ड्यूरेशन ऑफ द पार्टनरशिप। ड्यूरेशन ऑफ द पार्टनरशिप में ज़रूरी नहीं है, एक होता है कि पार्टनरशिप हम बहुत लॉन्ग पीरियड के लिए बना रहे हैं कि जब तक बिजनेस चल रहा है चलता रहेगा, हम उसकी कोई लिमिटेशन नहीं होती है। बट कभी कभी पार्टनरशिप हम पर्टिकुलर काम को करने के लिए भी बनाते हैं। फॉर एग्जांपल कि हमने एक बिल्डिंग बनाने का कॉन्ट्रैक्ट लिया और हम जितने लोग मिलकर काम कर रहे हैं वो पार्टनरशिप हमने एक बनाई है और वो पार्टनरशिप तभी तक है जब तक वो बिल्डिंग बन रही है। आफ्टर कंप्लीटिंग ऑफ द बिल्डिंग ऑटोमेटिकली पार्टनरशिप विल बी ब्रेच, ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी। बट इन केस ऑफ बिजनेस, अगर आप बिजनेस कर रहे हो और आप चाहते हैं कि आपकी पार्टनरशिप कंटिन्यू रहे तो कितने भी मेंबर एडमिट हो, रिटायरमेंट हो, वो प्रोसेस चलता रहता है बट आपका बिजनेस भी एज इट इज रहता है। तो दैट इज अ ड्यूरेशन। नेट द बैंक अकाउंट ऑपरेशन, बैंक अकाउंट ऑपरेशन। अब जब हम पार्टनरशिप कर रहे हैं तो ऑब्वियसली जितने भी पार्टनर्स होते हैं हम उनका जॉइंट अकाउंट ओपन करते हैं, क्योंकि जितने भी ट्रांजैक्शन होंगे वो सभी पार्टनर के बिहाफ पर होंगे, ऑल पार्टनर्स उसके लिए लायबल होगा। तो इसीलिए हम उनका जो बैंक अकाउंट ओपन होगा वो कैसा अकाउंट ओपन होगा, जॉइंट अकाउंट ओपन करेंगे, जो चारों या जितने भी पार्टनर्स है उनके पार्टनर्स के बिहाफ पर वो अकाउंट रन रहेगा। नेक्स्ट है द डेथ ऑफ अ पार्टनर। डेथ ऑफ अ पार्टनर, अब हम इसमें मेंशन करेंगे कि अगर किसी पार्टनर की सडनली डेथ हो जाती है तो हम उसके अकाउंट्स किस टाइप मेंटेन करेंगे। जब किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो उसका जितना भी पार्ट है, उसका जितना भी पोर्शन हमारे फर्म में होता है, हम उसको क्या करते हैं, किस फॉर्म में देंगे कि एक वन टाइम पेमेंट करेंगे। उसका जितना भी पोर्शन है ना, उसने जितना भी अपना टाइम बिजनेस में दिया है या उसका जितना भी पैसा हमारी फर्म के लिए बनता है उतना पैसा हम क्या करेंगे, उसको देंगे। तो उसको हम वन टाइम पेमेंट करेंगे या हम उसकी इंस्टॉलमेंट बनाएंगे या क्या क्लॉजेज होंगे वो सारा हम इसमें बताएंगे। नेक्स्ट होता है सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स। सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट, अब जब एक से ज़्यादा लोग जहाँ होते हैं वहाँ डिस्प्यूट्स भी होते हैं। जब हमने पढ़ा था 11 में पढ़ा होगा, जब इंडिविजुअल सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस होता है तो वह सिंगल पर्सन होता है, तो वो किससे डिस्प्यूट करेगा, किसी से नहीं करेगा। बट इन केस ऑफ पार्टनरशिप 2 और मोर देन 2 पर्सन होते हैं, यहाँ पर डिस्प्यूट्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो जब डिस्प्यूट्स होगा तो हम उसका सेटलमेंट किस तरीके से करेंगे, है ना। हम आपस में ही अगर हम कुछ बना लेते हैं तो हमारा सेटलमेंट हमारे पार्टनरशिप में यहीं पर हो जाएगा। बट यहाँ नहीं होगा तो हम कोर्ट की भी हेल्प ले सकते हैं उस सेटलमेंट को वो जो डिस्प्यूट का सेटलमेंट करने के लिए। तो अब हम इस क्लॉज में मेंशन करेंगे कि हम उसका सेटलमेंट जो डिस्प्यूट का सेटलमेंट किस तरीके से करेंगे। ओके, ये हमारे पार्टनरशिप डीड में इतने क्लॉजेस थे, ये मैंने आपको एक्सप्लेन किए। आपको समझ में आ गया होगा कि हमने पार्टनरशिप डीड क्यों बनाई थी। पार्टनरशिप डीड होती है कि जो इंटरनल पार्टनर्स जो होते हैं उनके इंटरनल एक्टिविटी को वो किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।